हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो चलिए हम लोग आज का अपना क्रियाकलाप शुरू करते हैं। और वीडियो जो है बनाने के लिए कैमरा वैमरा सब कुछ रेडी है, तो बस अब स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग सीधे डायरेक्ट क्या है पढ़ना, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी बात हो रही है रिस्पायरेशन की, श्वसन और गैसीय विनिमय, मतलब क्लास 11th की जो हमारे पास NCERT है उसका चैप्टर है कौन सा 17 ना। तो उसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं, अब हम जो है तीसरा लेक्चर करेंगे। पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि आखिर श्वसन होता क्या है, श्वसन के दौरान क्या होता है। तो श्वसन के दौरान आपको पता है, पीछे से 1 मिनट का रिवाइज कर देते हैं कि हम क्या करते हैं। जो हम खाना खाए थे, हमारे पास जो फूड आया था वो अंतिम में ग्लूकोज में बदल गया था, वो जाके हमारी कोशिका में अभी है। हम लोग खाना खाए थे, पचा था, फिर उसका एब्जॉर्प्शन हुआ था, फिर एसिमिलेशन मतलब ब्लड के थ्रू वो जाके कहाँ ऊतकों में पहुंच गया था और ऊतकों से अपनी कोशिकाओं में पहुंच गया था। अब वहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ताकि वो क्या करे, फूड का ऑक्सीडेशन हो सके, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो सके और उसमें से हमको एनर्जी मिले। तो एनर्जी मिलने के साथ साथ हमको कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, हमको जल भी बनता है और एनर्जी भी मिलती है। तो जो एनर्जी मिलती है उसी से हम अपनी रोज़मर्रा की जो है काम करते हैं और उसको स्टोर भी करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अब हम लोग ये देख चुके थे कि यही रिस्पायरेशन है, मतलब क्या, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, या हम क्या कह देंगे, अगर ग्लूकोज आप नहीं कहना चाहते कि फूड का ना, बाय द ऑक्सीजन, तो हम क्या कहेंगे, श्वसन वह क्रिया है, श्वसन वह क्रिया है जिसमें क्या है, ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ना 6 मालिक्यूल जो है जल के और क्या है एनर्जी हमको मिलती है। श्वसन क्या है, आप 14वें चैप्टर में पढ़े होंगे। श्वसन क्या है, बिना ऑक्सीजन के भी होता है, जिसको हम एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ये एरोबिक रिस्पायरेशन है। एरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब जिसमें क्या होता है, हमारे पास बदल रहा है, ऑक्सीजन ले रहे हैं हम ना, ज़्यादा एनर्जी मिलती है एरोबिक रिस्पायरेशन में और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में बहुत कम एनर्जी मिलती है। उसमें क्या है, एथिल अल्कोहल भी बनता है ना। तो हम लोग आगे चलिए पढ़ते हैं। और दूसरे लेक्चर में हम लोग ये देख चुके थे कि हमारे पास श्वसन के कौन कौन से अंग हैं, कौन सा जीव कैसा जीव है जो श्वसन करता है, किस प्रकार से, किस में त्वचा के द्वारा होता है, किस में फेफड़ों के द्वारा होता है, किस में जो है अन्य क्लोम्स के द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। ये सब हम लोग देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे थोड़ा अपने में कि हम लोग श्वसन के बारे में पीछे देखें कि हमारे पास क्या है, लंग्स हैं। लंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, फेफड़ा। फेफड़े को क्या कहा जाता है, फुफ्फुस ना। और वो लंग्स, वो फेफड़ा, वो फुफ्फुस जिसको हम कहते हैं हमारा मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। हम लोग देख चुके हैं कि फेफड़े हमारे पास कितने होते हैं, 2 होते हैं, और एकदम ये वक्ष, ये जहाँ सीना है ना, इसी में ये स्थिर होते हैं। आज हम यही देखेंगे। उसके बीच में क्या था, दिल। जो फेफड़े का आवरण है उसको हम लोग प्लूरा कहते हैं। प्लूरा कितनी होती है, 2, आउटर प्लूरा और क्या है, इनर प्लूरा होती है ना। आउटर वाली क्या है, थोरैक्स से जो है, ये जो इसके बाहर वाले रिब्स हैं इन सब से अटैचमेंट रहती है, और बाहर वाली अंदर वाली प्लूरा क्या है, वो पूरा का पूरा फेफड़े को जो है कैच किए रहती, फेफड़े से सटी रहती ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। और प्लूरा के अंदर प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। तो चलिए आज हम दूसरा देखते हैं, अपने में दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या हमको करना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो चालू करने से पहले ना हम आगे बढ़ें, इससे पहले आप फटाफट जो है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक ना किया हो ना, और जिन्होंने किया हो वो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। फेसबुक पे कर दीजिए, व्हाट्सएप पे कर दीजिए, ट्विटर पे कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे कर दीजिए, ताकि जो है हमको, देखिए भैया किसकी ज़रूरत है, सब्सक्राइबर्स की ना, तभी अच्छे से क्या है वीडियो हमारी सजेस्ट की जाएंगे यूट्यूब पे। और सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता, कोई भी चार्ज नहीं लगता ना, आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, हम जैसे ही वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत जो है नोटिफिकेशंस पहुंच जाती है, सूचना पहुंच जाती है कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ सब्सक्राइब रेड कलर से लिखा है, आप उसको दाबेंगे तो आपको क्या है, एक बेल आएगी, बेल आइकन दाबेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन 3 क्या है, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, आपको सारी की सारी सूचनाएं हमारी
पहुंचती रहेंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना रेस्पायरेशन मतलब गैसियस एक्सचेंज का क्या करते हैं चैप्टर नंबर, ये हमारा क्या है NCERT 11th का 17 और लेक्चर नंबर है हमारे पास 3। आइए हम लोग रेस्पायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 3 करते हैं। देखेंगे हम रेस्पायरेशन, पूरा आप नहीं करेंगे, लिखेंगे, आपको पता है ना। ये लेक्चर नंबर हमारे पास क्या हो गया है 3। लेक्चर नंबर हमारे पास क्या है 3, क्या है भैया 3 है ना। और रिस्पायरेशन में हम लोग देख रहे थे क्या ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, क्या है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। नीट वाले भैया लोग ज़रूर ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि आपसे ये सब बहुत ही पूछा जाता है ना। आपको क्वेश्चन के हिसाब से कि ये बताइए हमारे पास कितने हैं, 2 जोड़ी हमारे पास क्या है फेफड़े हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ट्रेकिया है, पिछले कल हमने डायग्राम बहुत अच्छे से बनाया था, आज उतने अच्छे से नहीं बनाएंगे लेकिन बनाएंगे ज़रूर, ठीक है। तो हमारे पास आया कि हमारे पास क्या है एक ट्रेकिया है ना। ये ट्रेकिया हमारे 5th थोरैसिक क्या है वर्टिब्रा से, कितनी 5th थोरैसिक वर्टिब्रा से क्या होती है बटी होती है ना। ये हमारे पास क्या है एपिग्लोटिस, क्या हो गया एपिग्लोटिस। ये हमारे पास यही हमारे पास क्या है, यही को हम लैरिंग्स कहते हैं। ये लैरिंग्स ही हमारा साउंड बॉक्स है। इसी के अंदर हमारा क्या है बताइए फेरिंग्स है ना। जो कॉमन पासेस फॉर फूड एंड एयर, ट्रेकिया में क्या होता था ऐसे ऐसे हमारे पास इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होता है। यही पूछा जाएगा ट्रेकिया इज रेगुलेटेड बाय या गार्डेड बाय किससे, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग ना। इनकम्प्लीट है ये, पूरा का पूरा नहीं है, एक ही तरफ है दूसरी तरफ ये नहीं है, इसको हम इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग कहते हैं, मतलब कार्टिलेज की बनी हुई होती है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है लेफ्ट एंड राइट क्या है ब्रोंकस में बदल जाता है। कहाँ से 5th थोरैसिक वर्टिब्रा से, क्या कहते हैं इसको 5th थोरैसिक वर्टिब्रा से ये लेफ्ट एंड राइट में क्या है विभक्त हो जाता है। 5th थोरैसिक वर्टिब्रा के बाद हमारे पास हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में ना ये सब में आ जाता है। तो यहाँ से ये पूरा हमारा जो ऐसे बन गया, क्योंकि आज हम पूरा नहीं करेंगे, यही हमारा पूरा का पूरा क्या है फेफड़ा है ना। ये हमारे पास ऐसे इस तरीके की सेकेंडरी से ऐसे डिवाइड हो जाती है, सेकेंडरी में बदल गया ना, धीरे धीरे ऐसे ये टर्सरी में बदल गया ना। ऐसे इसके बाद क्या करते हैं हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी टर्सरी में हो गया, ब्रोंक्यूल्स में बदल जाता है और यहाँ पे हमारे पास क्या है इस तरीके की कूपिकाएँ लग जाती हैं। इस तरीके की कूपिकाएँ लग जाती हैं, हमने अपने में देखा कि हमारा फेफड़ा है ना। मेन चीज़ हमारे पास जिस श्वसन के लिए उत्तरदायी है। अब हम आगे की बात कर रहे हैं, क्या आगे हम बात ये करने वाले हैं कि अब हम आपको वही दिखाएंगे जो हमने कल पीछे किया था। तो ये सब हम बता चुके हैं। अब हम आते हैं कि हमारे पास देखिए एटमॉस्फेरिक एयर कहाँ से जाता है, हम लोग लिखते चले जाएंगे और उसको समझते चले जाएंगे, क्योंकि कल किए थे, कल हम लोग उसको किए थे पिछले लेक्चर में। आज हम लोग फिर से उसको आइए देखते हैं। चलिए इसमें हम देखेंगे जो हम लिख रहे हैं नॉस्ट्रिल, क्या है हमारे पास नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल का मतलब आप जानते हैं ना नासा छिद्र, नॉस्ट्रिल कहिए। नॉस्ट्रिल से नसल चैम्बर, क्या है नसल चैम्बर, नसल चैम्बर ये नाक का कोष्ठ जो है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद हमारे पास क्या आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया को क्या कहते हैं विंड पाइप ना, ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद ये हमारे पास 2 चीज़ों में विभक्त हो जाती है। इस ट्रेकिया को देखो हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, क्या है ऐसे लेफ्ट एंड राइट में क्या कर देंगे लेफ्ट ना, ये और क्या है राइट। किसमें लेफ्ट एंड राइट में, किसमें लेफ्ट एंड राइट में क्या बनाता है ब्रोंकस, क्या है ब्रोंकस में बदल जाता है ना। ब्रोंकस के बाद हमारे पास प्राइमरी है। प्राइमरी के बाद देखिएगा आप प्राइमरी, प्राइमरी के बाद है सेकेंडरी और सेकेंडरी के बाद क्या है टर्सरी। उसको क्या कहते हैं ब्रोंकाई में बदल जाता है। ये ब्रोंकस है,
जब ट्रेकिया दो भागों में लेफ्ट और राइट में ऐसे बदल जाती है तो उसको ब्रोंकस कहते हैं। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी क्या है, ब्रोंकाई में ये बदल जाते हैं। अब ब्रोंकाई फिर आगे क्या है, ब्रोंकियोल्स में बदल जाता है, ब्रोंकियोल्स में। और ब्रोंकियोल्स के बाद इन्हीं ब्रोंकियोल्स में आगे थोड़ी थोड़ी क्या है, जैसे हम लोगों के निकल रहते हैं, जैसे चना फटता है वो फटता है जो उसका ना हाइलम के ऊपर लगा तो फ्यूनिकल ना, वैसे से छोटी छोटी टहनियों में क्या है हमारे पास एल्वियोलाई, क्या है एल्वियोलाई ना, इसी को हम कूपिका कहते हैं। क्या है, कूपिका। कूपिका मेन एक्सचेंज पार्ट यही है, मेन एक्सचेंज पार्ट यही है कूपिका। यह होती कैसे है, इर्रेगुलर शेप की। क्या है, इर्रेगुलर शेप की। कोई शेप इसका फिक्स नहीं होता, टेढ़े मेढ़े शेप की होती है, एकदम गोला नहीं। कैसी होती है भैया, इर्रेगुलर शेप की ना, याद रखिएगा। तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि हमारे पास, आप सुनिए, नाक में क्या है, यहाँ से हवा जाती है, हमारे जो दो छिद्र हैं नॉस्ट्रिल ना, अपर होंठ में, तो यहाँ से क्या नसल चैम्बर, उसके बाद यहाँ पे आया फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है हम आपको बता चुके हैं बेटा, कॉमन पासेस फॉर फूड एंड एयर। हमारे उसमें भोजन साथ में जाता है, एयर साथ में जाता है, इसीलिए मम्मी पापा घर में ना, दादी दीदी बड़े लोग जो होते हैं वो कहते हैं खाते वक्त क्या बेटा, ज़्यादा हंसो मत, खाते वक्त ज़्यादा बोलो मत, क्योंकि फूड पार्टिकल आपके ट्रेकिया मतलब विंड पाइप में चला जाएगा। विंड पाइप में जाएगा तो कहाँ जाएगा, फेफड़े में जाएगा ना, वहाँ सड़ेगा गलेगा, आपको इन्फेक्शन काज करेगा, बीमारियाँ होंगी ना। इसीलिए पीछे से ठोंकते हैं, खक 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 मारते हैं ना, तो पीछे ठोकते हैं तो खाना बाहर आ जाता है। कहते हैं बिसुन गए थे, क्या हो गए थे, बिसुन गए थे ना। तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए खाते वक्त शांति से खाना चाहिए। तो चलिए, तो हम देखें कि नॉस्ट्रिल से ले करके, चाहे वो नॉस्ट्रिल हो, नसल चैम्बर हो ना, नसल चैम्बर के बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद आइए देखते हैं क्या है, ट्रेकिया है। देखिए ये फेरिंग्स है, ये क्या है, ट्रेकिया है। और उसके बाद यही ट्रेकिया लेफ्ट एंड राइट क्या है, ब्रोंकस में बदल जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या है, टर्सरी ब्रोंकाई ना, और ब्रोंकियोल्स। तो यहाँ से यहाँ तक के लेके नॉस्ट्रिल से ले करके, नॉस्ट्रिल से ले करके जहाँ पे हम हरे से देखिए अंडरलाइन कर रहे हैं, नॉस्ट्रिल से ले करके पूरा ब्रोंकियोल्स तक का भाग क्या है, कंडक्टिंग पार्ट। पीछे हमने कल लास्ट वीडियो में देखा था ना, क्या है ये, कंडक्टिंग पार्ट। तो इसको कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। कंडक्टिंग पार्ट कितने हैं हमारे पास, पार्ट हो गए दो, कंडक्टिंग पार्ट। मेन पार्ट हमारे पास जो एल्वियोलाई है, मेन पार्ट हमारे पास जो एल्वियोलाई है, उसको हम कूपिका को ही क्या कहते हैं, यही बेचारी, क्या है, यही बेचारी। मेन क्या है, एक्सचेंज पार्ट यही है, क्या है, कूपिका। कूपिका को कहते हैं मेन एक्सचेंज पार्ट। मेन एक्सचेंज पार्ट मतलब जो हमारे पास वायु आती है, ये लोग कंडक्ट करते हैं ना, वायुमंडल से हमारे फेफड़े तक ले जाते हैं, हमारे फेफड़े तक ले जाते हैं। और जो हमारे पास कोपिका होती है वो मेन एक्सचेंज पार्ट है ना, वहाँ मतलब फेफड़े की कोपिकाओं से एयर ना, ऑक्सीजन कहाँ पे जाता है, ब्लड में, और ब्लड से जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड हो वो कहाँ पे आता है हमारे पास, बताइए, कूपिका में, मतलब फेफड़े में। और कूपिका से कहाँ, बाहर, कूपिका से कहाँ, बाहर। तो ये कंडक्टिंग पार्ट है। और ये कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है, कंडक्टिंग पार्ट के कितने काम हैं हमारे पास, आइए हम देखते हैं। आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, कंडक्टिंग पार्ट करता क्या क्या है। अब यहाँ पे देखिए, ये है कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट पहले क्या करेगा, उसको क्या करेगा, हमारे पास डस्टलेस बनाएगा, मतलब उसमें से जो धूल के मिट्टी उट्टी के कण होते हैं उसको क्या करेगा, हटाएगा ना, डस्टलेस बनाता है ना, और बैक्टीरिया वगैरह को भी वहीं पे चिपका लेता है। और क्या करेगा, ह्यूमिड करेगा, क्या है, ह्यूमिड करेगा। ह्यूमिड का मतलब क्या है, नम्र करेगा, आर्द्रता बढ़ाएगा ना। ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं, धूल ना, मिट्टी के कण ना, मिट्टी के कणों को साफ करता है, मतलब आपके एयर में धूल मिट्टी के कण नहीं रहेंगे, उसको छान देता है। हम बोले थे हमारे पास जो मूछें होते हैं, जो हमारे बाल होते हैं नॉक्स में, ह्यूमिड करेगा मतलब वायु को क्या है, आर्द्र बनाएगा, क्या है, आर्द्र बनाएगा, अगर वो बहुत ज़्यादा ड्राई है तो। तीसरा काम इसका क्या है, ये वायु को क्या है, समान ताप, मतलब क्या है, बॉडी के टेम्परेचर तक लाएगा, बॉडी टेम्परेचर ना
क्या है मेंटेन करेगा, बॉडी के टेम्परेचर तक उसको हम क्या करते हैं एयर को लाएगा, मतलब वायु को शरीर के ताप तक लाता है ना। शरीर का ताप जितना होता है वायु को इतना वो क्या करता है कि मेंटेन हो जाए, ताप भी बराबर रहे, जितना हमको चाहिए उतना उस तरीके से हो। धूल मिट्टी के कणों को हटाएगा, बैक्टीरिया या कोई भी देखो चिपका देता है ना, नाक में से गिलिया रहता है, बाल रहते हैं वो रोकते हैं। और मेन एक्सचेंज पार्ट हमारे पास क्या है एल्वियोलाई। मेन एक्सचेंज पार्ट क्या है एल्वियोलाई। अब यही हमको पढ़ना है कि एल्वियोलाई में आखिर क्या क्या होता है। तो चलिए, जिनको नोट करना होगा प्लीज़ नोट कर लेंगे। हम हट जाते हैं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लाइट आ रही होगी, तो ये क्या है फेरिंग्स यहीं पे लिखा है, कॉमन पासेस फॉर फूड एंड एयर। इसको हम बस थोड़ा सा व्यवस्था करने वाले हैं बड़ी जल्दी, क्योंकि एक एक लाइट पड़ती है तो यहाँ थोड़ा चमकता है। चलिए अब हटाते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग अपना देखेंगे, फिर एनसीईआरटी चल रहे हैं पढ़ेंगे। आइए, तो याद रखिएगा कि हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, पहला कंडक्टिंग पार्ट है जो चालन का करता है, मतलब जो वायु को साफ सुथरा करके हमारी नाक से ना पूरा कहाँ फेफड़े तक ले जाता है। फेफड़े में कहाँ कुपिकाओं तक, कहाँ पे कुपिकाओं तक, क्योंकि ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये जो है ब्रोंकस सब मिल के क्या बनाते हैं, यही सब मिल के बनाते हैं फेफड़ा। और फेफड़े हमारे पास कितने हैं तो ना, लेफ्ट एंड राइट। इसीलिए सिगरेट वगैरह से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि जब आप सिगरेट पीते हैं तो क्या है वो हमारी कोशिकाएं जल जाती हैं। कोशिकाएं क्या होती हैं बेचारी, जल जाती हैं ना। चलिए अब इसको भी हम हटा देते हैं, क्योंकि आगे हम ताकि ऊपर से अच्छे से लिख सकें। आइए अब हम एनसीईआरटी उठाते हैं, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपनी अपनी एनसीईआरटी वो कर लीजिए और एनसीईआरटी को ही देखिए। बहुत ज़रूरी है कि एनसीईआरटी से पढ़ाई की जाए, क्योंकि आपका सिलेबस ही एनसीईआरटी है। अब दिखाते हैं हम लोग भी फेफड़े कहाँ पे होते हैं। फेफड़े हमारे कहाँ पे होते हैं, फेफड़े हमारे वक्ष गुहा में होते हैं। फेफड़े हमारे कहाँ हैं, वक्ष गुहा में होते हैं। और वक्ष गुहा हमारे पास क्या है, जिसको हम थोरेसिक चेम्बर कहते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि लंग्स आर, क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। लंग्स आर सिचुएटेड इन, क्या है हमारे पास थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक ना, थोरेसिस चैम्बर, थोरेसिस चैम्बर या थोरेसिक चैम्बर कहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थोरेसिक चैम्बर का मतलब हमारे पास क्या है, वक्ष ना गुहा में स्थित होते हैं, वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, वक्ष गुहा में। अब वक्ष गुहा हमारे पास क्या है, ये हमारा हेड है, ये थोरेक्स से ही वक्ष गुहा है ना। और ये थोरेसिक चैम्बर जो होता है, थोरेसिक चैम्बर जो हमारे पास होता है एयर टाइट चैम्बर होता है ना। तो क्या कहेंगे, थोरेसिक चैम्बर कैसा होता है, एयर टाइट। एयर टाइट मतलब क्या है, इसमें से वायु बाहर से नहीं जाता है, अंदर से नहीं जाएगा ना। केवल वायु अगर इसमें जाएगा तो सिर्फ नाक के थ्रू जाएगा। मतलब एयर टाइट का मतलब चारों तरफ से बंद, चारों तरफ से बंद। थोरेसिक चैम्बर बनता किससे है, आओ हम देखते हैं। थोरेसिक चैम्बर ये जो बनता है 4 चीज़ों से बनता है। पहला हमारे पास क्या हो गया, पीछे क्या है बताइए, हमारे पास देखिए ये क्या, वर्टिब्रल कॉलम, क्या करते हैं, ये वर्टिब्रल है ना कॉलम। आगे हमारे पास क्या है, स्टर्नम है, जिसको हम लोग ब्रेस्ट बोन कहते हैं ना। वो अगर हमारे पास अगल बगल क्या है, रिब्स हैं, मतलब बताइए, रिब्स मतलब पसलियाँ हैं। और लास्ट में हमारे पास क्या है, नीचे की तरफ डायाफ्राम। डाया क्या है, फ्रॉम है, क्या भैया, डायाफ्राम। पीछे हमारे डॉर्सल में हम बताएं ना, यहाँ पे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ से यहाँ तक पूरा। आगे हमारे क्या है, स्टर्नम, जिसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक होती है वो,
जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है स्टर्नम क्या है, छोटी होने लगती है, मतलब इम्यूनिटी हमारी भी तभी घटने लगती है। तीसरा हमारे पास क्या है, रिब्स हैं, हमारी ये क्या है, पसलियाँ हैं, हमारी ये क्या है, पसलियाँ हैं। और चौथा हमारे पास क्या है, डायफ्राम है ना। यही डायफ्राम जब रप्चर होता है तो क्या होता है, सडन डेथ होती है ना, क्योंकि वो जो वॉल्यूम मेंटेन करता है, एक तरीके से लंग्स, हमारा फेफड़ा एक क्या है, बक्से में समझ लो बंद है, एयर टाइट ना, एकदम कसे कसे बक्से में बंद है, एकदम टाइट जिसको कहते हैं ना, मतलब स्ट्रॉन्ग, कड़ा, उसी में ये पूरी तरीके से बंद रहता है, एयर टाइट चैम्बर। तो ये थोरेसिक चैम्बर जो है इन चारों से मिलके बनता है। तो आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि पीछे क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम, आगे क्या होता है, स्टर्नम, अगल बगल क्या है, रिब्स क्या है, और क्या है, और डायाफ्राम का शेप कैसा होता है जब वो अपनी नेचुरल फॉर्म में है, तो डायाफ्राम का शेप कैसे होता है ये भी पूछते हैं, क्या, डोम शेप, क्या है, डोम शेप। ये मेमेलियंस का कैरेक्टर है ना, स्तनधारियों में पाया जाता, डोम शेप, मतलब ये अपने अभी ओरिजिनल फॉर्म में है। जब इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, अभी हम क्योंकि इसी की मदद से हम लोग क्या इंस्पायरेशन कहते हैं, अंतः श्वसन इसी की मदद से किया जाता है ना, और क्या है, इंटरकॉस्टल मसल्स की मदद से किया जाता है। ये हमारे पास डोम शेप है, चारों मिलके इसे बनाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब हमको इंस्पायरेशन करना होता है तो ये जब मतलब अभी इसमें ये नॉर्मल है, तो उसको जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ऐसे ऐसे क्या है, खिंच जाती है, क्या है, खिंच जाती है। जब ये ऐसे खिंच गई तो एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सेस, मतलब ऊपर नीचे हमारा क्या है, वॉल्यूम ऊपर नीचे ऐसे बढ़ जाता है ना। अभी ये ऐसे है, जब ऐसे हो जाती है तो हमारा ऊपर नीचे वॉल्यूम क्या है, बढ़ जाता है, और हम लोग इंस्पायरेशन कर लेते हैं, अभी आएगा ना। तो हम समझ गए कि हमारा फेफड़ा कहाँ पे रहता है, बताइए। हमारा फेफड़ा एक क्या है, वक्ष गुहा में होता है, जिसको हम लोग एयर टाइट चैम्बर कहते हैं, जिसको थोरेसिक चैम्बर कहते हैं। चैम्बर क्या होता है, जो चारों तरफ से बंद रहे, इसलिए इसको हम लोग चैम्बर कहते हैं। कैसे बंद है कि पीछे हमारे पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, आगे स्टर्नम है, अगल बगल रिब्स हैं, और नीचे क्या है, डायाफ्राम है, जो कि पूरी की तरीके से फेफड़े को कसे रहते हैं, फेफड़ा इसी के अंदर बंद रहता है। चलिए अब आप लोग जो है अपनी एनसीईआरटी देखिए, हम लोग बात करते हैं, आते हैं। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थिर होते हैं, जो शरीरतः एक वायुरोधी कक्ष है। वायुरोधी का मतलब वायु का अवरोध उत्पन्न करता है, इसमें और किसी तरीके से वायु नहीं आ सकता, वायु सिर्फ हमारी नाक के ही थ्रू इसमें जाएगा। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड, कशेरुक दंड हम बता चुके कि पिछले भाग में वर्टिब्रल कॉलम ना, अधर में क्या होता है हमारे पास, उरोस्थी, मतलब आगे की तरफ जो हमारे पास है स्टर्नम, जिसको हम लोग कहते हैं ना, पार्श्व में पसलियाँ, तथा नीचे के में क्या, गुंदा का गुंबदाकार, गुंबदाकार का मतलब डोम शेप, गुंबद का मतलब डोम शेप। तो देखिए मिल गया कि डोम शेप क्या होता है, डायाफ्राम होता है, FRA ना, डायाफ्राम होता है। जी लिखना हम भूल गए हैं, तो आइए बना लेते हैं कि डायाफ्राम होता है डोम शेप। डोम शेप का मतलब गुंबदाकार। ये आपका क्या है, नीट वालों के लिए क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया कि शेप ऑफ क्या है, डायाफ्राम, तो क्या बताएंगे, गुंबदाकार। और देखिए हमने आपको बता दिया है कि डोम शेप होता है, डायाफ्राम गुंबद जैसा होता है। आइए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष में हमारे पास हमारे थोरेसिक चैम्बर की व्यवस्था ऐसी होती है कि वह गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़े मतलब फुफ्फुस की गुहा में प्रतिबंधित हो जाएगा ना। मतलब अगर आप थोरेसिक चैम्बर में कोई भी बदलाव करेंगे, किसी भी प्रकार का बदलाव इसमें होगा, तो वो सीधे सीधे बदलाव किस में होगा, आपके फेफड़े में भी बदलाव होगा, क्योंकि फेफड़ा हमारे पास उसी के साथ क्या है, कसा हुआ है, उसी के साथ बंद है। अब हमारे पास एक गुब्बारा है, उसको हम अगर बल लगा के दाबें तो बंद रहेगा ना। अब अगर हम अपना हाथ हटा लें तो गुब्बारा फिर क्या होगा, फूल जाएगा, क्योंकि वो एयर टाइट है ना, उसमें भी एयर भरी है। तो हम लोग उसको दाब के कम किए हैं। अगर हम अगल बगल की दीवार हटाएं तो फेफड़ा भी, तो मतलब जैसे जैसे थोरेसिक चैम्बर में क्या होगा, बदलाव होगा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या है, फेफड़े का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे जो है थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम घटेगा, वैसे भी क्या है, हमारे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम घटा तो फेफड़े का भी वॉल्यूम घटा। अब आप समझ लीजिए कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है
प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब प्रेशर कम हो जाता है, और जब वॉल्यूम क्या है होगा, कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे हम लोग बचपन में खेलते नहीं थे, पिचकारी नहीं देखे हैं, पतली नहीं, ऐसे कैसे ऐसे दाबते थे, जब ऐसे दाबेंगे तो प्रेशर हुआ ना और पानी बढ़। जैसे अब हम देखो किसी का साइज कम करते हैं, पानी जो होता है ऐसे ऐसे करके सींचते रहते हैं ना, उंगली लगा लेते हैं पानी के आगे ना पाइप में, तो जब उंगली लगा लिए तो देखो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, दूर तक पानी जाता है। और जब उंगली का बड़ा कर दिए तो प्रेशर क्या हो गया, कम, वॉल्यूम क्या है, बढ़ गया था ना, क्योंकि मोटी पाइप लगा दिए तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, तो प्रेशर कम। याद रखिएगा, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम, क्योंकि अभी इसी के आगे कंसेप्ट आने वाला है ना। अगर हमारे पास प्रेशर घटा, अगर हमारे पास प्रेशर घटा तो वॉल्यूम बढ़ा, यही हमको देखना है। तो अब वहाँ पे आते हैं, हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए एनसीईआरटी में लिखा है कि जब वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन होता है तो फुफ्फुस में के क्या है, फेफड़ों में भी परिवर्तन होता है। श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है, मतलब श्वसन के लिए यह व्यवस्था आवश्यक है कि ताकि हम इसके बाहुबली का टप्पा देखो, अब इसको बढ़ा दिए साइज ना, तो इसका मतलब है कि हवा इंस्पायरेशन खूब ज़्यादा हमारे पास अंदर गई। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया है, और जब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम भैया बढ़ गया तो क्या हो गया, प्रेशर यहाँ अंदर का, फेफड़े के अंदर का प्रेशर कम हो गया, तो वायुमंडल का प्रेशर क्या है, ज़्यादा, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऑक्सीजन अंदर घुस जाती है, एयर अंदर चली गई, जिसे हम लोग इंस्पायरेशन कहते हैं। अब क्या है, देखो छोड़ दे रहे हैं, छोड़ दिए तो मतलब क्या है, यहाँ की क्या हो गई, यहाँ प्रेशर हमारे पास क्या हो गया, बढ़ गया, इसे खप से ना प्रेशर यहाँ बढ़ गया। मतलब यहाँ पे क्यों प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि वॉल्यूम घट गया वक्षस्थल का, और जब वॉल्यूम घट गया ना तो प्रेशर बढ़ गया, अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, इसे फक से दाब दी, हवा क्या है, बाहर निकल गई, एक्सपायरेशन हो गया। कह रहे हैं ऐसी व्यवस्था आवश्यक है। अब आगे देखते हैं, आइए हम लोगों को इनमें से क्या है, निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं, ये भी हम देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जब हमारे पास थोरेसिक चैम्बर का क्या होगा, थोरेसिक चैम्बर ना का क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। याद रखिएगा, प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या है, डिक्रीज करेगा। और जब थोरेसिक चैम्बर का हमारे पास, अब पूरा नहीं लिखेंगे, थोरेसिक चैम्बर लिख ही देते हैं भैया। जब थोरेसिक चैम्बर का क्या करते हैं हम लोग, वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज करेगा, मतलब घटा, तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। याद रखिएगा। तो ये चीज़ हमारे पास जो हुई, देखिए ये चीज़ हमारे पास जो हुई बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। जब वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब साइज बढ़ रहा है, आयतन क्या है, बढ़ रहा है, और जब आयतन बढ़ा और आयतन बढ़ गया तो इसका मतलब है कि प्रेशर घट गया। और जब यहाँ पे हमारे पास प्रेशर बढ़ गया, जब हमारे पास प्रेशर बढ़ गया तो ये क्या है, घट जाएगा, ये क्या है, घट जाएगा ना। तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम घटेगा, मतलब उसका वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा, थोड़े प्रेशर क्या होगा हमारे पास, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब प्रेशर क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या होगा। ऐसे ऐसा लिखते हैं कि थोरेसिक चैम्बर ना वॉल्यूम, थोरेसिक चैम्बर का आयतन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, प्रेशर के। या आप उल्टा भी लिख सकते हैं कि प्रेशर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम के। मतलब अगर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटा। ये देखिए यहाँ बहुत अच्छा है, तो प्रेशर क्या हो गया, घटा ना। अगर ये थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या हो गया, कम हुआ तो प्रेशर बढ़ा, तो प्रेशर बढ़ा। तो आप हमारे नीट वाले भैया जो है इसको ज़रूर ध्यान में देंगे ना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे पास चैम्बर बढ़ेगा
हमारे पास चैम्बर क्या होगा, बढ़े या घटेगा, कैसे, इसके हिसाब से। अब आके आते हैं कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है। तो थोड़ा सा हम देख लें, श्वसन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित होते हैं। रिस्पायरेशन में कौन कौन से चरण सम्मिलित हैं ना। स्टेप इन रिस्पायरेशन, तो चलिए ये बच्चे नोट कर लेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या लिखेंगे, स्टेप इन रिस्पायरेशन, इसको मिटाते हैं, आप लोग भी नोट करिएगा। स्टेप इन रिस्पायरेशन में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सा श्वसन में रिस्पायरेशन होता है। पहले हम करते क्या हैं ना, हम बोल भी रहे हैं, आप देखते भी रहिए। हम बोल रहे हैं कि पहले हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर कहाँ पे लेते हैं, फेफड़ों तक ले जाते हैं, पहला ना। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, मतलब उसमें हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, जिसको मेन चीज़ हम विनिमय कहते हैं। आते हैं स्टेप्स इन रिस्पायरेशन। जिनको नोट करना होगा वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। और भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए ना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे या 2 ही मिनट में उब जाएंगे तो आप अच्छे से उसको देख नहीं पाएंगे, अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। पढ़ने के लिए होता है कि जितना ज़्यादा पढ़ सकें, जितना पढ़ें, बार बार पढ़ें, उतना ये क्या करता है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा सब पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो जितना पढ़ता है उतना ही कंफ्यूज रहेगा ना। एक कहावत है जैसे ना, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, और मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। तो आपको कंसेप्ट अपने क्लियर करने हैं, आपको पढ़ने हैं अच्छे से। तो आप जो है पूरा वीडियो देखिए, एक बार में नहीं देख पाते हैं तो वीडियो को क्या करिए, बार बार देखिए। जहाँ से आपने बंद किया था वहीं से फिर देखिए, एक बार बंद कर लीजिए फिर बाद में देखिए। तो थोड़ा थोड़ा करके लेकिन देखिए ज़रूर, पूरा का पूरा देखना है और बार बार देखिए। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो ज़रूर कर लें ना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ना। चलिए आगे आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे स्टेप इन क्या है, रिस्पायरेशन। श्वसन में हमारे पास कौन कौन से स्टेप हैं। तो पहला स्टेप है, देखिए हिंदी वालों के लिए भी लिखते हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम हिंदी में भी लिखेंगे, इंग्लिश में भी, दोनों का हो जाता है। तो हमारे पास आप लोग एनसीईआरटी अपनी पढ़िए। चलिए पहला स्टेप देखिए, एनसीईआरटी में लिखा है कि श्वसन या हम क्या करते हैं, फुफ्फुसी संवातन, जिसमें वायुमंडलीय वायु और क्या है, खींची जाती है। पहला क्या करते हैं, ये वायुमंडल की ऑक्सीजन को हम लोग कहाँ, फेफड़े में ले जाते हैं, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर जो हमारे पास कोशिकाएं होती हैं ना, कि वायु का बाहर मुक्त करना। तो पहले हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड क्या है, CO2 ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक, कहाँ कहाँ से, पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से, O2 से, एटमॉस्फेरिक एक मिनट रुक जाइए, एटमॉस्फेरिक शोर मत मचाइए, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को, सॉरी क्लास के बच्चे हैं, थोड़ा उनसे कितना भी कहो कि शांत रहें, लेकिन हो नहीं पाता ना कभी कभार। तो क्या है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हम ले जाते हैं कहाँ पे, लंग्स तक। और लंग्स में कहाँ बेटा, एल्वियोलाई में ना। और एल्वियोलाई में जो हमारे पास क्या था, एल्वियोलाई से भरी हुई कार्बन डाइऑक्साइड, हम क्या करेंगे, यहीं पे हम दिखा रहे हैं कि एल्वियोलाई में हमारे पास क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड जो था, अलग वाले में दिखाएंगे, एक ही में नहीं दिखाएंगे, नहीं सोचेंगे आपकी ऑक्सीजन आया तो कहाँ से। तो एल्वियोलाई की कार्बन डाइऑक्साइड, एल्वियोलाई की कार्बन डाइऑक्साइड
एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया है? वो कहाँ से आया था? जब हमारे पास फूड का ऑक्सीडेशन हुआ। तो आप जानते हैं ना कि जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं C6H12O6 को प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से तोड़ते हैं ना, जो क्रिया होती है, तो इसमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बनता है, 6 मॉलिक्यूल जल के बनते हैं और साथ में क्या बनता है? एनर्जी। इसी एनर्जी के लिए तो हम ये सब पूरा क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो ये यहाँ से जो एल्वियोलाई वाली कूपिका वाली कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पे आती है? एटमॉस्फेयर में ना, एटमॉस्फेयर वायुमंडल में आती है। पहला ये करते हैं, पहला हम लोगों ने ये कर चुका। तो अब हम हिंदी वालों के लिए फिर पढ़ते हैं भैया। आइए देखते हैं कि क्या करते हैं। दूसरा हमारे पास है कूपिका झिल्ली के आर पार गैसों ना कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण करते हैं। तो हम क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इसमें पूरा लिख देना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का मतलब हमारे पास जो गैस हैं कौन कौन सी? O2 एंड क्या है? CO2 का ना, थ्रू एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोलर मेम्ब्रेन का मतलब है जो हमारे पास कूपिका की झिल्ली है, जो हमारे पास कूपिका की झिल्ली है, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। उसके साथ हम क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं ना। हम वायुमंडल के ऑक्सीजन को पहले ले लिए कहाँ पे? फेफड़े में, और जो ब्लड से फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल दिए। ठीक, फेफड़े में जो, अब फेफड़े में कैसे आई थी? एक्सचेंज हुआ था। हमारे पास 3 मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन क्या है? 1 मिलीमीटर से कम होती है ना, ताकि हमारी कूपिका के और उसमें बीच में एक्सचेंज हो। जब एक्सचेंज होता है, जब एक्सचेंज होता है तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन इधर से यहाँ ब्लड में ना, ब्लड की जो हमारे पास धमनियाँ होती हैं, शिराएँ होती हैं, जिन दोनों को हम लोग कैपिलरीज कहते हैं, मतलब रक्त वाहिनिकाएँ होती हैं ना, जो रक्त की कोशिकाएँ होती हैं, उनमें चली जाती है ऑक्सीजन, और उधर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो सीधे के सीधे हमारे फेफड़े में, हमारे लंग्स में आ जाती है ना। तो ये हमारे पास कितने स्टेप हो गए? 2। आइए हम थर्ड स्टेप में देखते हैं कि तीसरे स्टेप में हमारे साथ क्या होता है। आइए एनसीईआरटी में देखिए, रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन होता है। हमारे पास ब्लड होना क्यों चाहिए? क्योंकि भैया वही तो मेन हमारा ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम है। हम लोग जो गाड़ी खरीदते हैं, जो परिवहन खरीदते हैं, कि ताकि हमको यहाँ से वहाँ ले जाया जाए, तो हमको ये ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले आ रहा है, कौन ले जा रहा है? क्योंकि ब्लड में जब ये चली गई तो ब्लड इसको कहाँ तक ले जाएगा? कोशिका तक, जहाँ पे ग्लूकोज है, जहाँ पे फूड का ऑक्सीडेशन करना है, और वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड कहाँ तक? कूपिका तक, मतलब फेफड़ों तक ले आएगा। नहीं ले आएगा तो क्या होगा? वहीं पे रह जाएगी, और हमारे लिए क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है ना। वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब अपशिष्ट हो गया है, मेरे लिए आवश्यकता नहीं है, और शरीर में रहेगा तो हमको हानि पहुँचाएगा, धीरे धीरे पॉइजनस हो जाएगा। तो हमारे लिए ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कौन कौन सा होता है मेन बॉडी में? ब्लड और लिम्फ। आप क्या पढ़ेंगे? रुधिर और लसिका। तो लेकिन इस चीज़ का ट्रांसपोर्ट क्या करता है? हम लोगों के पास सबसे ज़्यादा ब्लड ही करता है। तो हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ना, थ्रू क्या है? ब्लड, रक्त। इसीलिए कहते हैं भैया खून बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भोजन ही यही पहुंचाता है, यही ऑक्सीजन पहुंचाता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड ले आता है। अगर आपके पास जब ब्लड ही नहीं है तो लेके कौन जाएगा? खड़े रहो तैयार होके, बस ही नहीं आएगी तो कैसे कॉलेज जाओगी? नहीं जा पाओगी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में पढ़ते हैं, किसमें? चौथे में। क्या है? चौथे में। तो ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है ना, रोड, इसलिए ब्लड भी आपके पास बहुत ही अच्छे से जरूरी। चौथे में हमारे पास क्या? रुधिर और ऊतकों के बीच फिर ऑक्सीजन और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। चौथे में क्या है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन मतलब परासरण हो जाता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस क्या है? बिटवीन, हाय रे हाय, बिटवीन की स्पेलिंग ही भूल गए हो। चलो क्या करते हैं? बिटवीन, अरे समझ लेना यार। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ना, किसके किसके द्वारा? ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू।
मतलब ऊतकों और क्या है ब्लड के बीच में परासरण होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज किसमें, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का और क्या होगा ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और गैसेस का क्या होगा डिफ्यूजन होगा ना, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। क्यों? क्योंकि जो ब्लड लेके गया है ऑक्सीजन वो कहाँ पे छोड़ेगा, ऊतक के पास। कहाँ पे, ऊतक। ऊतक का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह। उन कोशिकाओं में छोड़ेगा ऑक्सीजन, कहेगा लो झोंक दिए, मतलब घर में जाके भट्ठी में क्या पहुंचा दिए, क्या ईंधन। अब वो ईंधन क्या करेगा, झोंकिए ना, तभी क्या मिलेगी एनर्जी। तो जाके किचन में रख दिया और किचन से जो बचा कुचा था आटा का चलनी वलनी और जो सब्जी वब्जी काटे थे वेस्ट प्रोडक्ट इधर लेके आना है, इधर लेके आना है, ठीक। तो ये भी ट्रांसपोर्ट का काम करता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ना है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब ऊतक में गया, किसके द्वारा परासरण होता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के द्वारा ना। जब उसमें क्या है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होता है, अधिक से कम की ओर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ना, जैसे आप लोग देख चुके हैं ना, हाई हीट से मतलब हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, वैसे भी गैसें किधर ज़्यादा हैं उधर से कम की ओर चली जाती हैं। ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है क्योंकि वहाँ पे भोजन का दहन होता रहता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनता रहता है, तो वहाँ पे ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम होती है। तो ऑक्सीजन क्या है ब्लड से ऊतक में चला जाएगा और ऊतकों से जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड की तरफ आ जाएगी, इधर से जाना और इधर से आना, वन वे डायरेक्शन। आइए लास्ट वाला देख लेते हैं। हमारे पास फिर अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग और उसके क्या है फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न होना। वो कह रहे हैं कि आप इसको चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन में, और हम आपको बता चुके कि जब ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँच गई, एक बार देख लो और कि जब ऑक्सीजन वहाँ पाँचवें में देख लो पहुँच गई तो ऑक्सीजन क्या करता है, उपापचय। उपापचय का मतलब मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बाई क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बाई O2 ना, ये वहाँ O2 होगा एंड क्या करेगा, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को रिलीज करेगा। और जो पहले ही अब क्रिया हम लोग देखे थे, पहला ही रिएक्शन देखे थे क्या, कि अब ये ऊतक के अंदर मतलब कोशिका के अंदर हो रहा है, कोशिकाओं में क्या C6H12O6, यही है पांचवा स्टेप और फाइनल स्टेप क्या है, ऑक्सीजन के द्वारा इसका दहन किया जा रहा है। तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूल ऑफ क्या है कार्बन डाइऑक्साइड के बन रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल क्या है जल के बन रहे हैं, और यही हमारे पास क्या है एनर्जी। इसी एनर्जी की तो हमको आवश्यकता थी, इसीलिए तो हम लोग सब किए हैं ना। तो चलिए आप ये देख लिए ना कि हमारे पास कितने स्टेप हैं, 5। तो हम आशा करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और इसको जब आप बार बार देखेंगे, वीडियो को बार बार देखिए, अगर एक बार में पूरा नहीं देख पाते हैं तो दोबारा देखिए फिर से, जिसको हम हट जाते हैं, जिसको ये नोट करना होगा आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। और हम लोग क्या है नेक्स्ट स्टेप में और आगे देखेंगे कि श्वसन की क्रिया विधि हमारे पास क्या है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि NCERT ही पढ़िए और जो है वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए, चैनल को जो है शेयर भी करिए ना, वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपने सुझाव और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए। और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। आप एक बार फिर से इसको वो कर लीजिएगा। हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो पर। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।